हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मदर इंडिया लॉ क्लासेस श्री गंगानगर में। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा वो है मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। अपनी लास्ट क्लास में हमने एजेंसी का मीनिंग, उसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं हमने पढ़े। क्वी फैसिट एलियम फैसिट पर सी की कंसेप्ट हमने देखी। उसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। आप चाहे सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, आप चाहे बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और आप कोई अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं रिलेटिंग टू लॉ, चाहे आईबीपीएस का एग्ज़ाम है, तो जो लॉ ऑफ एजेंसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं। एजेंसी के चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ एजेंसी या वी कैन से क्रिएशन, मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। तो हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर दूं। ए रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट इज कॉल्ड एजेंसी। कल हमने सेक्शन 182 जो था उसमें हमने एजेंसी की कंसेप्ट पढ़ी। अब उसके आगे हम बात करें तो हमारा जो सेक्शन 187 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, ये हमें बताता है कि देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ एजेंसी, एक्सप्रेस्ड एजेंसी एंड इम्प्लाइड एजेंसी। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सेक्शन 182 सिर्फ दो तरह की एजेंसी बता रहा है, लेकिन आप अगर चार्ट को ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे different kinds, more than 2 types I have mentioned here, जैसे express agency, implied agency, agency by ratification and agency by operation of law। तो मैंने 4 तरह के यहाँ पे kinds दिए हैं। लेकिन आप देखिएगा अगर हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हमारे सामने ये चारों पार्ट आएंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ बात 187 की करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजेंसी, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। चलिए अब बात करते हैं एक्सप्रेस्ड एजेंसी और इम्प्लाइड एजेंसी का मतलब क्या है। तो यहाँ पे वी मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे जो मेरी शुरू की वीडियोस थी उसके अंदर जो लीगल एक्सप्रेशंस मैंने आप लोगों को डिफाइन किए थे, अगर आप उन्हें देखेंगे तो उन्हें वहाँ पे आपको एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड का मीनिंग क्लियर होगा। विद इलस्ट्रेशंस मैंने समझाया है। यहाँ पे आप सिर्फ इतना सा समझिएगा कि अगर मैं कोई बात बाय वे ऑफ वर्ड्स आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बाय वे ऑफ वर्ड्स, इट मे बी इन राइटिंग और इट मे बी ऑरली, चाहे मैं वो बात आपको लिख के कह रहा हूं, चाहे मैं वो बात आपको बोल के कह रहा हूं, बाय वे ऑफ वर्ड्स है, देन इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहां पे एजेंसी के रेफरेंस में अगर हम बात करें बच्चों तो आप देखिएगा बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी, मतलब अगर मेरा प्रिंसिपल मुझे लिख के कोई काम कहे कि भाई आरपी वर्मा जी आपको ये काम करना है, तो इसका मतलब एक्सप्रेसली उन्होंने मुझे अपना एजेंट अपॉइंट किया है। अगर वो मुझे कहे कि आपको ये काम करना है और मैं हाँ कर रहा हूं, दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ एक्सप्रेस्ड एजेंसी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पे याद नहीं करने, कोई बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशंस आपको नहीं समझने, बस सिर्फ एक्सप्रेस और एक्सप्रेस में रिटन और स्पोकन, ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन आपको याद रहेगा 187। अब बात आती है कि चलो भाई ये तो एक्सप्रेस एजेंसी हुई,
भाई मेरे कॉलेज ने, किसी कंपनी ने मेरे को अपॉइंट किया है किसी प्रॉपर काम के लिए, बाय वे ऑफ ए लेटर, बाय वे ऑफ वर्ड्स, देन इट इज कॉल्ड अंडर एक्सप्रेस अथॉरिटी। कई बार ऐसा होता है ना, भाई जैसे मुझे अपना मकान सेल करना है, तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि साहब ये एक्स जो है प्रॉपर्टी डीलर है, ये या मेरे ये सॉलिसिटर हैं, या आप इनसे किसी भी तरह की कोई डील अगर मुझसे करनी है तो आप इनसे करो। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ कम्युनिकेट कर दी, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेस्ड एजेंसी। अब आती है बच्चों बात, इम्प्लाइड एजेंसी क्या है। तो आप लोगों का जो मेन फोकस होना चाहिए वो इम्प्लाइड एजेंसी पे होना चाहिए। सीए में जितनी बार भी केस स्टडीज़ पूछी गई है इस चैप्टर से, वो हमेशा इम्प्लाइड एजेंसी पे ही पूछी जाती है। आप पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्ट है इम्प्लाइड अथॉरिटी का, तो वो भी आपका इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो देखिए, पहले तो मतलब समझिएगा कि इम्प्लाइड का मतलब यहाँ पे क्या है। हिंदी में जिसे अपने बोलते हैं गर्भित। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ द पर्संस, व्हेन इट इज अज्यूम्ड दैट देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट, सच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह से when there is on the basis of behavior of the persons, agency has to be, it means implied agency। समझिएगा दोबारा, भाई एक्स ने किसी को नहीं कहा कि वाई मेरा एजेंट है, वाई जो है वो उसका बिहेवियर कुछ ऐसा है कि लोगों को ये लग रहा है कि ये एक्स का एजेंट है। अब वाई एक्स के लिए काम कर रहा है तो एक्स भी किसी को मना नहीं कर रहा कि ये मेरा एजेंट नहीं है। इसका मतलब उनके बिहेवियर से ऐसा लग रहा है कि भाई एक्स तो प्रिंसिपल है और वाई एजेंट है। मतलब वन ऑफ देम इज प्रिंसिपल एंड अदर वन इज कॉल्ड एजेंट। उनके बिहेवियर से ऐसा लग रहा है, पर कहा किसी को नहीं है। सच टाइप ऑफ एजेंसी इज कॉल्ड इम्प्लाइड एजेंसी। अब बच्चों हम इसको वन बाय वन समझते हैं। देखिएगा, पहले जो सेक्शन हमारा 237 है उसके अंदर जो कंसेप्ट दी गई है दैट मे बी कैटेगराइज्ड एज एजेंसी बाय एस्टॉपल। अब दूसरा आप देखिएगा, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। तो जितने भी कंपटीशंस हैं बच्चों, उनमें ये दो पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके। और अगर आपको इन दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको जो प्रॉब्लम दी गई है कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मीनिंग समझते हैं बच्चों पहले, फिर हम एजेंसी में चलते हैं। एस्टॉपल और होल्डिंग आउट का मतलब क्या है? देखिए, पहले अपन बात करते हैं एस्टॉपल। तो जो बच्चे ऑलरेडी एलएलबी कर चुके हैं या एलएलबी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, जुडिशरी की तैयारी में लगे हुए हैं, उन्होंने एविडेंस का सेक्शन 115 जरूर पढ़ा होगा, सेक्शन 115। उसमें लॉ ऑफ एस्टॉपल की बात हो रही है। तो हमें कोई प्रॉपर लॉ ऑफ एस्टॉपल अभी समझने की जरूरत नहीं है, बस यहां पे आप सिर्फ इतना सा समझ लीजिएगा, एस्टॉपल मींस टू स्टॉप समवन। अब मैं आपको ये कहता हूं कि बच्चों 2 and 2 = 4, बड़ी अच्छी बात है। फिर मैं आपको कहता हूं बच्चों 2 and 2 = 5, तो आप मुझे पकड़ लोगे, सर अभी तो आपने 4 बताया था, ये 5 क्यों बता रहे हो? मतलब क्या हुआ? हमारा कानून हर उस पर्सन को रोकता है, स्टॉप रोकता है, जो अपनी बात से पलट जाए। सिंपल सी बात है। आज मैं मार्केट में गया, मैंने पूछा भाई साहब सेलफोन ये कितने का है? वो कहते जी 10,000 का है। मैं कहा ठीक है भाई साहब, अभी आधे घंटे में आता हूँ। बात होगी ना फाइनल मेरी। अब आधे घंटे में जाके 10,000 रुपये दे के उससे सेलफोन ले रहा हूँ, कहता भाई साहब 11,000 का है। क्यों भाई, अभी तूने कितने की बात की थी? 10,000 की बात करके गया हो ना, तो फिर 11,000, भले ही वो चीज़ 11,000 की हो, लेकिन हमारी बात कितने की हुई थी? 10,000 की हुई थी। इसी तरह से कोर्ट के अंदर मैं ये कहता हूँ कि साहब जिस टाइम ये ऑफेंस हुआ था उस टाइम तो एक्स मेरे साथ था और मैं यहाँ पे था, मतलब इस सिटी से बाहर था, तो मैंने एक विटनेस क्रिएट कर दिया। अब आप देखो, कल को अगर उसी ट्रायल के अंदर मैं ये कह दूँ कि ना साहब एक्स तो मेरे साथ नहीं था, तो जज साहब क्या सोचेंगे?
इस एक्स का इलाज तो बाद में करना, पहले इसका इलाज करो जो अपनी बात से बदल रहा है। टू स्टॉप समवन फ्रॉम डिनायल ऑफ हिज प्रीवियस कंडक्ट। अपन किसी को रोक रहे हैं। 4 लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। पार्टनरशिप के अंदर ये लिखा हुआ है द प्रॉफिट रेशियो शैल बी इक्वल। ये पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी प्रॉफिट रेशियो होगा वो इक्वल होगा। अब बाद में डिस्प्यूट राइज हो गया। एक पार्टनर कहता है इक्वल कैसे होगा जब सबने पैसे अलग अलग लगाए हैं। अरे भाई, पार्टनरशिप डीड के अंदर जब लिखा हुआ है तो साइन तो सोच समझ के किए होंगे ना। तो किसने क्या लगाया इससे कोई मतलब नहीं है। डीड में जब लिखा हुआ है कि रेशियो इक्वल होगा प्रॉफिट का, तो अब तो इक्वल ही होगा। इसका मतलब आपने जो सिग्नेचर किए है कहीं ना कहीं आप बाउंड हो गए कि नहीं हो गए उस चीज से। अब अगर आप उस चीज से पलटते हैं, पीछे हटते हैं, तो हमारा सेक्शन 115 लॉ ऑफ एस्टॉपल जो है, ऑफ एविडेंस एक्ट जो है, वो आपको रोकता है, जिसमें आपका लॉ ऑफ एस्टॉपल है। अब बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे एस्टॉपल का मतलब क्या है। तो इस बात को आप एक एग्जांपल से समझिए। भाई, मैं एक शॉप पे गया, मेरे को एक सेल फोन खरीदना था। शॉपकीपर ने मुझे 2-4 सेल फोन दिखाए, मुझे कोई अच्छा पसंद नहीं आया। मान लीजिए वहाँ पे विराज खड़ा है। अब विराज कहता है सर आपको सेल फोन मैं दिखाता हूँ। मैं कह यार भाई तू दिखा दे। उसने एक सेल फोन मुझे दिखाया और वो मुझे पसंद आ गया। विराज से मैंने पूछा कितने का है? कि सर कुछ नहीं, सिर्फ 15,000 का। मैंने 15,000 पे कर दिए, बिल मुझे दे दिया गया, मैं सेल फोन ले आया। कोई 15 दिन बाद सेल फोन में प्रॉब्लम आई। मैं वापस उस शॉपकीपर के पास गया। शॉपकीपर कहता है भाई साहब आप कौन हो? मैं क्या यार भाई अभी तो लेके गया हूँ, बिल मेरे पास है, तेरी दुकान का नाम लिखा हुआ है। कि भाई साहब सारी बातें ठीक है, पर मैंने आपको थोड़ी सेल किया था, ये तो मैंने यहाँ पे जो विराज खड़ा था उसको सेल किया था। अरे यार भाई, विराज तो यहाँ तेरी दुकान पर तेरे पार्टनर नहीं है क्या? इस दुकान का मालिक नहीं है क्या? यहाँ आपके काम नहीं करता क्या? कहता नहीं भाई साहब हमारे कोई काम नहीं करता, विराज हमारा कोई पार्टनर नहीं है। अब मैं फंस गया। वो ये कह रहे हैं कि हमने विराज को दिया था, आप विराज को पकड़ो। मैं ये मामला कोर्ट में लेके चला गया। अब ये मामला जब जज साहब के सामने है तो देखिए क्या क्या फैक्ट एंड इश्यू हो सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं केस के। पहली बात तो ये कि वो पर्सन जिसने मेरे साथ डील की थी, क्या वो उस शॉप पे कोई पार्टनर था या वहां पे कोई एजेंट था? पहला पॉइंट। दूसरा, अगर वो एजेंट था तो भाई जो शॉपकीपर है, ऑनर ऑफ द शॉप है, वो मना क्यों कर रहा है? और अगर वो एजेंट नहीं था तो वो वहां कर क्या रहा था, उसने डील कैसे कर ली? इस तरह की बातें जो हैं वो हमारे एक इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स सामने आ रहे हैं। अब ये बात क्लियर हो गई कि मिस्टर विराज जो है वो उस शॉप में ना तो कोई पार्टनर था, ना उनका कोई एम्प्लॉय था, कुछ नहीं था, बस वो वहां पे किसी काम से आया हुआ था। अब जज साहब ये कह रहे हैं शॉपकीपर को कि भाई एक बात बता, जब ये पर्सन आपका एजेंट नहीं है तो इसने जब डील की कस्टमर के साथ, तो क्या आपने कस्टमर को रोका कि भाई आप हमारे साथ डील कीजिए, इसके साथ डील मत कीजिए? कि साहब हमने रोका तो नहीं। अच्छा रोका नहीं तो क्यों नहीं रोका आपने? ऑब्वियस सी बात है, विराज की वजह से उस शॉपकीपर की सेल हो रही थी, उसका तो माल बिक रहा था भाई, मतलब उसका प्रॉफिट हो रहा था। अब बताओ, मैं उस प्रोडक्ट को खरीद रहा हूं, अदर देन ऑनर उस प्रोडक्ट को मुझे सेल कर रहे हैं। अब मैं क्या मानूं बताओ? मेरी जगह अगर आप लोग हो तो क्या मानोगे? ऑब्वियसली बात यही है कि साहब इस दुकान में इस पर्सन का कोई ना कोई तो रोल है। मतलब हमारी आंखें ये देख रही है कि बिहेवियर देखेगा उनका, सिर्फ बिहेवियर, किसी ने किसी को कुछ कहा नहीं है, सिर्फ बिहेवियर देखेगा। बिहेवियर ये शो कर रहा है उन दोनों का कि वो भाई जो माल बेच रहा है वो इस हिसाब से डील कर रहा है जैसे उस दुकान पे काम करता है, ये दुकान ही उसकी है। और एक्चुअल में जो ऑनर है वो बिल्कुल चुप है क्योंकि उसका प्रॉफिट हो रहा है, और उसके बिहेवियर से ये लग रहा है कि हाँ भाई ये विराज इस प्रोडक्ट को बेच सकता है, दिखा सकता है। अब जज साहब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं शॉपकीपर को कि देख भाई बेटा, जब तेरा प्रॉफिट हो रहा था
तो चुप था ना। अब तेरी लायबिलिटी क्रिएट हुई है ना, तो भी बेटा चुप ही रहे, एंड यू विल हैव टू बी हेल्ड लायबल ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। भाई मतलब ये हुआ कि एक पर्सन जो आपका एजेंट है ही नहीं, अगर उसके भी किसी काम से आपको प्रॉफिट हो रहा है एंड यू रिमेन्स कीप क्वाइट, आप चुप हैं, उस प्रॉफिट को आप इंजॉय कर रहे हैं, लोगों को नहीं बता रहे कि ये हमारा एजेंट नहीं है, तो भाई कल को लायबिलिटी क्रिएट होगी ना, तो पीछे नहीं हटने देगा हमारा कानून। ये मानना पड़ेगा कि वो आपका एजेंट है। इस तरह की एजेंसी बच्चों क्या कहलाती है? एजेंसी बाय एस्टॉपल। अब आ जाइए एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। ये हमारी एक स्टूडेंट है रिया। रिया के घर पे जो सर्वेंट है, रिया ने उस सर्वेंट को कहा कि एक काम कर भाई, तू उस शॉप पे जा और ये कुछ बुक्स ले आ। लॉ की किताबें थी। शॉपकीपर के पास गया सर्वेंट, और उसने कहा भाई वकील साहब ने ये कुछ बुक्स मंगवाई है। अब वो शॉपकीपर जो है वो रिया के उस सर्वेंट को जानता नहीं था, तो उन्होंने रिया को फ़ोन किया कि भाई कोई पर्सन आया है, कोई लड़का आया है और वो आपका नाम लेके बुक्स मांग रहा है। रिया ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दे दो, इनको किताबें दे दो और मेरे अकाउंट में पैसा लिख दीजिएगा आप। दुकानदार ने दे दिया। 5 दिन 4 दिन बाद फिर वो सर्वेंट गया कि मैडम ने कुछ बुक्स मंगवाई है। दुकानदार हो सकता है फिर दुकानदार पूछ ले कि मैडम आपने भेजा है क्या? मैडम ने कहा हाँ बिल्कुल भेजा है। अब आप सोचिएगा बच्चों, हर बार वो सर्वेंट जाएगा तो क्या हर बार दुकानदार पूछेगा क्या? तो अब एक बात दिमाग में रखिएगा कि ये जो हम मोड्स ऑफ क्रिएशन पढ़ रहे हैं ना, ये थ्योरेटिकल कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि बारी बारी वो शॉपकीपर जो है वो नहीं पूछेगा कि आपका नौकर आया है, इसको माल दे दूं क्या। इसका मतलब ये हुआ कि उसके माइंड में ये बात बैठ गई है, जैसे ही वो लड़का दुकान पे आएगा उसको पता लग जाएगा कि भाई हाँ ये किसने भेजा है? वकील साहब ने भेजा है। चलिए अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद वकील साहब ने उस सर्वेंट को नौकरी से निकाल दिया। चलो कोई भी रीजन रहा हो, या वो खुद छोड़ के चला गया, कोई इस तरह का डिस्प्यूट अराइज हुआ। अब वो सर्वेंट जो है वो वापस जाता है उसी शॉप पे, कहता है वकील साहब ने कुछ बुक्स मंगवाई है। अब वो रोज आता जाता रहा तो बहुत सारी किताबों के नाम उसको याद हो गए। उसने सारी किताबों के नाम एक कागज़ पे लिखे और दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने वो सारी किताबें निकलवाई, लगभग 10-12 हज़ार की बुक्स। सर्वेंट ने वो सारी की सारी किताबें उठाई और किसी रद्दी वाले को जाके बेच दी। भले ही 500 में 10,000 की किताबें उसने 500 में बेच दी। अब चलो ये एक अलग मैटर है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, एक क्रिमिनल एस्पेक्ट है कि सिविल एस्पेक्ट है, हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि क्या वकील साहब उस शॉपकीपर को पे करने के लिए बाउंड है क्या? अब यहां पे आप देखिएगा कि जब एजेंसी क्रिएट हुई, मतलब आपने अपने नौकर को जब ये काम कहा कि भाई तुझे ये काम करना है, तो ये बात आपने चल के कम्युनिकेट की शॉपकीपर से, आपने चिल्ला चिल्ला के कहा कि भाई हाँ हमारा ये एजेंट है। तो उन लोगों के बात ये माइंड में क्या होगी? होल्ड हो गई। समझिएगा, ये उनके माइंड में क्या होगी? होल्ड हो गई। और इधर आपके अंदर खाते वो एजेंसी टूट गई, आपने उसको नौकरी से निकाल दिया। टूट गई कि नहीं टूट गई? अब बताओ उस बेचारे दुकानदार का क्या कसूर है? जब एजेंसी बढ़ाई तो आपने चिल्ला चिल्ला के कहा, और जब एजेंसी टूट गई तो उसको कैसे पता चलेगा? आपको खुद चल के उसको बताना चाहिए था ना कि भाई ये अब मेरा कोई एजेंट नहीं है, ये इसको मैंने जॉब से निकाल दिया, ये जॉब छोड़ चुका है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, इट डजंट मैटर। उस शॉपकीपर का जो नुकसान है, क्या उसको पे करने के लिए आप बाउंड है क्या? यस यू आर बाउंड। तो ये क्या अभी भी वो आपका एजेंट है क्या? क्योंकि आपने तो उसको निकाल दिया, तो आप तो ये कहोगे कि ना ही इज नॉट माई एजेंट। लेकिन कानून मानता है नो, स्टिल ही इज योर एजेंट।
Such type of agency is called agency by holding out. तो पार्टनरशिप के अंदर बच्चों सेक्शन 28 है शायद, उसके अंदर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट की एक कंसेप्ट आती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो उसको पढ़िएगा ज़रूर। वो आपकी यही कंसेप्ट है। अब एक बार फिर दोबारा मैं कोशिश करता हूँ इस चीज़ को क्लियर करने की, फिर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। आपने पहले तो चल के ये कहा कि एक्स हमारा एजेंट है, और बाद में उस एक्स के साथ जब आपकी एजेंसी टूटी, ये बात आपने लोगों को कम्युनिकेट नहीं की, तो इसका मतलब लोग अभी भी मान रहे हैं कि एक्स आपका एजेंट है। इसका मतलब ये हुआ पहले एजेंसी थी, बाद में टूट गई, लेकिन लोगों के माइंड में अभी भी यही चीज होल्ड है कि वो आपका एजेंट है। सच टाइप ऑफ एजेंसी इज कॉल्ड एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। लेकिन दूसरी तरफ आप यहां देखिएगा, एक पर्सन आपका एजेंट है ही नहीं, लेकिन वो आपको प्रॉफिट पहुंचा रहा है, वो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। उस प्रॉफिट गेनिंग के बावजूद अभी आप चुप हैं, आप बता नहीं रहे कि ये हमारा एजेंट है, बस आप प्रॉफिट ले रहे हैं। कल को लायबिलिटी क्रिएट हुई तो ये मान लिया जाएगा कि वो आपका एजेंट है। तो यहां पर तो एक्चुअल में वो पर्सन आपका एजेंट कभी था ही नहीं, आपके बिहेवियर से लग रहा है कि है, जबकि एजेंसी बाय होल्डिंग आउट में वो पहले आपका एजेंट था, बाद में एजेंसी टूटी है, लेकिन वो बात लोगों को नहीं पता। तो लोगों की नज़र में अभी भी वो आपका एजेंट है। इसका मतलब पहले था, बाद में नहीं था, कानून मान रहे अभी भी था। दिस इज कॉल्ड एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। एक एग्जांपल और देखते हैं हम यहाँ पे। मैंने एक्स को कहा कि यार मेरा ये एक प्लॉट है और इसको ना सेल करना है, और 10 लाख से कम जो है वो मैं सेल नहीं करूँगा। अब ए बी सी डी 4 लोग हैं मेरे इस प्लॉट को खरीदने वाले, कभी ए आता है, कभी बी आता है, कभी सी आता है। मैंने एक दिन क्या किया, चारों को इकट्ठा कर लिया। मैंने कहा भाई ये एक्स है, आपको जो डील करनी है एक्स से करनी है। देखो बच्चों, एक्सप्रेस एजेंसी होगी कि नहीं होगी। मैंने ए बी सी डी को कहा जो भी डील करनी है एक्स से करनी है। एक्स ने जो हाँ कर दी ना, मैं उसी उतने में उसी को दे दूंगा। चलो ये कह के मैं तो अपना फ्री हो गया। अब ए एक्स के पास जाता है, बात नहीं बनी, बी जाता है, सी जाता है, डी जाता है, यूँ अलग अलग टाइम में अलग अलग लोग जो है वो एक्स से डील कर रहे हैं, लेकिन 10 लाख कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है। अब होता क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बात तो इस एक्स से होगी नहीं। मैंने एक्स को वापस बुलाया, मैंने कहा भाई साहब आपसे ये प्लॉट नहीं बिकना मेरा, आप रहने दो, मैं किसी और को कह दूंगा। इसका मतलब एजेंसी टूट गई। लेकिन यहां पे उस एक्स ने क्या किया, एस को ये जाके कह दिया कि सेठ जी जो है वो 9 लाख में प्लॉट बेचने के लिए तैयार है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ कि नहीं मेरे साथ, भी मेरा विश्वास तोड़ दिया उसने। आप ये मत सोचिए कि मेरे और एक्स के बीच में क्या हुआ, आप तो ये देखिए कि एक्स ने जो ए को हाँ कही है, क्या मैं उसके लिए बाउंड हूं क्या। इसका मतलब क्या हुआ, जब एजेंसी क्रिएट की तो मैंने ए बी सी डी को चल के बताया कि भाई एक्स मेरा एजेंट है, और जब एजेंसी टूटी तो इस बात को भी मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए था ना ए बी सी डी को। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसा कोई टाइम ही ना हो तो कहीं ना कहीं मैं एक्स को फंसा लूंगा, लेकिन मेरे पास टाइम था इस बात को कम्युनिकेट करने का ए बी सी डी को, पर मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे ए के साथ जो डील हुई है, क्या मैं उसके लिए बाउंड हूं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या कानून अभी भी एक्स को मेरा एजेंट मानता है क्या। तो अगर मानता है तो इस तरह की एजेंसी क्या, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट है। तो ये आप एक छोटी सी बात माइंड में बिठा लीजिए कि अगर पहले प्रिंसिपल दूसरे लोगों के सामने, थर्ड पर्सन के सामने अगर ये बात उनके माइंड में क्रिएट कर देते हैं और वो होल्ड कर लेते हैं कि साहब समवन इज हिज एजेंट, तो जब तक आप उस ब्रीच ऑफ एजेंसी को कम्युनिकेट नहीं कर लोगे, ये माना जाएगा कि वो आपका एजेंट है। दिस टाइप ऑफ होल्डिंग आउट। अब हम बात करते हैं बच्चों, हमारे पास 2 और है, एजेंसी बाय नेसेसिटी एंड एजेंसी बाय कोहैबिटेशन। तो पहले एजेंसी बाय नेसेसिटी की बात करते हैं। सेक्शन है आपका 189 स्पेशली एजेंसी बाय नेसेसिटी पे। इसको समझने से पहले हम 2 एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास
सिम्स एंड कंपनी वर्सेस मिडलैंड रेलवे कंपनी का एक लीडिंग केस है बच्चों। इसमें क्या था कि रेलवे कंपनी के थ्रू एक्स ने कुछ मक्खन कहीं पे पहुंचाना था, लेकिन रास्ते में स्ट्राइक की वजह से ट्रेन्स जो है वो आगे नहीं जा पाई। तो रेलवे अथॉरिटी ने क्या किया, काफ़ी लंबी स्ट्राइक थी, माल वापस भी नहीं भेजा जा सकता था। रेलवे अथॉरिटी ने क्या किया, वो माल वहीं का वहीं सेल आउट कर दिया। अब ये बात जब ऑनर को पता चली तो उसने इस डील को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। वो कहता भाई रेलवे ने मेरे से पूछा क्यों नहीं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वहां पे रेलवे इस बात का वेट करता, पेरिशेबल नेचर था, नाशवान प्रकृति की थी चीज, अगर वहां पे रेलवे ये सोचता कि हम इसके ऑनर की कंसेंट ले लें, तो तब तक तो जो है वो मक्खन बेकार हो चुका होता, पेरिशेबल नेचर की चीज थी। तो इसका मतलब ये हुआ भी रेलवे को पता था भी हमारा जो मालिक है जिसने ये माल भेजा है उसका नुकसान हो रहा है, तो हम कोशिश करें उसके नुकसान को कम से कम करने की, या उसका नुकसान हो ही ना। तो उस काम के लिए रेलवे ऑथराइज्ड नहीं था, लेकिन नेसेसिटी थी, जरूरत थी उस काम की। इसी तरह से आप देखिएगा एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल और है हमारे पास, ग्रेट रेलवे नॉर्दर्न कंपनी। इसके अंदर क्या था, ग्रेट रेलवे नॉर्दर्न कंपनी के मामले में क्या था कि एक्स ने अपना घोड़ा जो है वो कहीं रेलवे के थ्रू भेजा। रेलवे ने मान लीजिए कि हम गंगानगर से दिल्ली जो है वो कोई घोड़ा भेज रहे हैं। अब रेलवे ने घोड़ा जो है वो दिल्ली तक तो पहुंचा दिया। अब वहां पे उस घोड़े को लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो रेलवे को वहीं नियर बाई एक अस्तबल था, उस घोड़े को उन्होंने उस अस्तबल में पहुंचाया। और जिसने घोड़ा लेना था वो पहुंचा नहीं, तो जो ऑनर था जिसने भेजा था उसे वहां जाना पड़ा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रेलवे ने 10 दिन तक उस घोड़े को वहां रखा, उसके ऊपर जो खर्चा लगा क्या ऑनर ऑफ द हॉर्स उसको पे करेगा? क्या इसके लिए रेलवे ऑथराइज्ड? अब देखिएगा यहाँ पे रेलवे जो है उसने 10 दिन के लिए घोड़े को अस्तबल में भिजवा दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो घोड़े का मालिक है क्या उसने रेलवे को इस बात के लिए ऑथराइज किया था? तो रेलवे के पास अब कोई चारा ही नहीं था भी, घोड़ा जिसको लेने आना था वो लेने आया नहीं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर रेलवे ने जो काम किया इट वॉज ए पार्ट ऑफ नेसेसिटी, क्योंकि घोड़े को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते आप। तो यहां पे ऑनर ऑफ द हॉर्स, चाहे वो सेलर है चाहे वो बायर है, जो भी ऑनर ऑफ द हॉर्स है वो इस चीज के लिए लायबल है कि यहां पे जो रेलवे ने काम किया है, जो खर्चा लगा है वो पे किया जाए। तो भले ही रेलवे ने एज एन एजेंट काम किया और वो एजेंसी इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेस एजेंसी, ठीक है, बट इट वॉज ए पार्ट ऑफ नेसेसिटी। तो यहां पर भी ये माना गया कि ड्यू टू नेसेसिटी रेलवे ने जो काम किया है वो एक एजेंट की तरह काम किया है एंड द ऑनर ऑफ द हॉर्स इज लायबल। एक एग्जांपल और बहुत अच्छा है बच्चों, यहाँ पे एक्स जो है उसने गोवा से लंदन कोई 100 क्विंटल राइस भेजा। रास्ते में मौसम खराब होने की वजह से, तूफान की वजह से कैप्टन ऑफ द शिप जो है उसे ये लगा कि सारे डूब जाएंगे, जहाज डूब जाएगा। लेकिन वो एक बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, उसने एक तरकीब सोची। उसने सोचा कि अगर कुछ वेट कम कर दिया जाए शिप का तो हम बच सकते हैं। उसने क्या किया, उस 100 क्विंटल राइस में से कुछ 40 क्विंटल राइस जो है वो समुद्र में फेंक दिया और उस शिप का वेट उसने बैलेंस किया। और किस्मत अच्छी थी कि जहाज जो है वो बिल्कुल सही सलामत पोर्ट तक पहुंच गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पे उस कैप्टन ने जो काम किया वो काम, उसका ऑब्जेक्ट क्या रहा होगा? क्या ऑनर ऑफ द राइस, या यूं मान लीजिए कि प्रिंसिपल जो है, अगर हम कैप्टन को एजेंट मान ले तो जो प्रिंसिपल है
इस एजेंट ने जो काम किया वो प्रिंसिपल के प्रॉफिट के लिए किया या लॉस के लिए किया, क्योंकि वो जो पॉइंट ऑफ सिचुएशन थी वहां पे जो डिसीजन लेने की जो एक पावर थी वो किसके पास थी? ऑब्वियसली कैप्टन के पास, यानी कि एजेंट के पास थी। उस वक्त उसने जो सोचना था उस पर डिपेंड करेगा कि प्रिंसिपल का नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। तो वहां पे उसने ये सोचा कि भाई यहाँ पे 100 क्विंटल राइस डूब जाए, इससे अच्छा ये है कि नुकसान कम से कम हो। तो वो जो काम किया गया उसके लिए प्रिंसिपल जो है उसको ये माना गया कि भाई वहां पे जहां पे आपको 100 क्विंटल राइस पहुंचाना था वहां पे 60 क्विंटल राइस पहुंच रहा है, 40 जो है वो माइनस है, तो इसके लिए प्रिंसिपल ही लायबल है, ना कि कैप्टन। क्योंकि कैप्टन ने तो अपने प्रिंसिपल के लिए काम किया था, एंड इट वाज ए पार्ट ऑफ नेसेसिटी। अब आते हैं बच्चों, हमारे पास एक और छोटा सा पॉइंट है, वो है एजेंसी बाय कोहैबिटेशन। तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए है। कई बार हम ये कहते हैं कि हस्बैंड कैन बी ट्रीटेड एज ए प्रिंसिपल ऑफ हिज वाइफ। देखिए, मैं आपको एक बार पहले ही बता चुका हूं, आपका तो क्वेश्चन ये कहां लिखा हुआ है। ये जो चैप्टर है हमारा, ये बच्चों थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जाता है, और इसीलिए जब आप इसको पढ़ो ना तो इस बात को आप अच्छे से समझ लेना कि इसके जो इलस्ट्रेशन है, जो केस लॉज है, वो आपके ज्यादा हेल्प करेंगे। तो कई बार हमें ये चीज लिखी हुई मिल जाती है या सुनने को मिलती है कि वाइफ कैन बी ट्रीटेड एज एजेंट ऑफ हिज हस्बैंड, हस्बैंड कैन बी ट्रीटेड एज ए प्रिंसिपल ऑफ हिज वाइफ। तो यहाँ पे होता क्या है भाई, हस्बैंड बेचारा चला गया काम के, भाई वो अपने ऑफिस चला गया, सुबह निकला 9 बजे, रात को 8-9 बजे घर वापस आ रहे हैं, पीछे बेचारी वाइफ जो है वो सारा काम देख रही। अब पास में कोई जनरल स्टोर है, वहां से वो सामान ले आती है। जनरल स्टोर के ऑनर को पता है कि ये एक्स की वाइफ है, हस्बैंड वाइफ दोनों रह रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सामान दे देता है, बाद में हस्बैंड जो है वो पे कर देता है। सबके साथ होता है ऐसा। अब क्या हुआ, एक मामले में काफी सालों से एक्स वाइफ जो है वो एक जगह रह रहे हैं, और वहां आसपास में जो शॉपकीपर्स हैं सारे, उनको पता है कि ये हस्बैंड वाइफ है। वाइफ एक दुकान से सामान लेके आई किचन का, और दुकानदार ने जो है वो कुछ दिन बाद हस्बैंड से पैसे मांग लिए। वो कहता है मैं आया था क्या तेरे पास, मैंने कहा था क्या तुझे? तो अब बताओ यहाँ पे क्या हस्बैंड बाउंड है क्या? यस, इंप्लाइड अथॉरिटी अगर बात करें कि हस्बैंड वाइफ जो है वो मतलब एज ए हस्बैंड वाइफ वो दोनों रह रहे हैं, तो ये एक वाइफ की इंप्लाइड अथॉरिटी है कि वो घर के काम के लिए कोई सामान लेके आ रही है, तो उसके लिए हस्बैंड लायबल है। तो यहाँ पे हस्बैंड को पे करना पड़ेगा। तो इस तरह जरूरी नहीं है कि हस्बैंड चल के लोगों को ये कहे कि ये मेरी वाइफ है। भाई आपके बिहेवियर से लग ही रहा है कि आप हस्बैंड वाइफ हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर वाइफ कोई सामान खरीदती है तो हस्बैंड उसको उसके लिए पे करने के लिए लायबल माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई हस्बैंड चल के ये कह दे किसी को कि भाई इसको ये सामान तो देना पर ये मत देना, जैसे मान लो एक मामले में हस्बैंड ने एक पास में कोई मॉल था, उसको ये कहा भी किचन का सामान अगर ये लेके जाए ना तो ठीक है, इसके अलावा अगर कोई सामान लेके जाए तो मेरे से पूछ के देना। दुकानदार ने बिना पूछे दे दिया तो उसके लिए हस्बैंड लायबल नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेसली उसने मना किया था। और यहाँ पे एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि एक्स और वाई जो है वो एज ए हस्बैंड वाइफ काफी टाइम से रह रहे हैं। वाइफ ने कुछ सामान कहीं से परचेज कर लिया, बाद में जब हस्बैंड से पैसे मांगे गए तो ये बात सामने आई कि वो तो हस्बैंड वाइफ है ही नहीं, वो तो लिविंग रिलेशन में है, वो बिना मैरिज के एक साथ रह रहे। तो क्या यहाँ पर हस्बैंड की मतलब हस्बैंड तो है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या उस मेल की कोई लायबिलिटी है? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्लाइड अथॉरिटी, मतलब वो शो क्या कर रहे हैं लोगों के सामने। तो यहां पर भी उस पर्सन को की लायबिलिटी रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ कोहैबिटेशन कि वो पे करे। उसके बाद में हमारे पास 2 पॉइंट और हैं बच्चों, बाय रेटिफिकेशन और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय रेटिफिकेशन का मतलब होता है पुष्टि करना, यानी कि अनुसमर्थन। ये काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है एलएलबी के स्टूडेंट्स में के लिए, तो ये ध्यान रखें कि उनके एक पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन इस पे मिल सकता है। सेक्शन 196 से 199 तक एक्सप्रेसली कुछ प्रोविजंस मेंशन है रेटिफिकेशन के। हम यहाँ पे इसका मीनिंग जो है वो क्लियर करते हैं। रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? किसी अनऑथराइज्ड एक्ट को ऑथराइज करना।
देखिए ये मैं, आप मेरी बात समझिएगा ध्यान से, मैं कह रहा हूं किसी अनऑथराइज्ड एक्ट को ऑथराइज करना, आई एम नॉट सेइंग किसी अनलॉफुल एक्ट को लॉफुल करना, फर्क है जमीन आसमान का। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी इलीगल या अनलॉफुल एक्ट को आप लीगल या लॉफुल कर रहे हो, मैं कह रहा हूं अनऑथराइज्ड को ऑथराइज करना। ठीक है, अब समझिएगा। अच्छा, जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं उस एग्जांपल को, या ये जो रेटिफिकेशन का प्रिंसिपल है इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो सेक्शन 35 है रूल ऑफ इलेक्शन का, उसके साथ जोड़ के देखें। तो एग्जांपल देखिएगा बच्चों, फिर रेटिफिकेशन का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। मेरा एक प्लॉट है, भाई मैंने किसी को नहीं कहा भी मुझे ये प्लॉट सेल करना है, किसी को नहीं कहा मैंने। मिस्टर एक्स क्या करता है, मेरे बिहाफ पे वाई से डील कर लेता है कि ये वर्मा जी का प्लॉट है और वर्मा जी इस प्लॉट को 10 लाख में बेच रहे हैं। वाई को कैसे उसने कन्विंस किया आई डोंट नो, 1 लाख रुपए एडवांस लेके और एक्स भाई मेरे पास आ गया। अब आप बताओ, यहां पर कोई इलीगल काम तो नहीं है ना, लेकिन क्या मैंने उस काम के लिए उसको ऑथराइज किया था क्या? इसका मतलब उसने जो काम किया था वो क्या था, अनऑथराइज्ड था। तो क्या मैं वो पैसे एडमिट कर लूं, क्या मैं वो पैसे एक्सेप्ट कर लूं? क्यों भाई, आई एम एम्पावर्ड, मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूं, मैंने कहा थोड़ी था। लेकिन अगर वो पैसे 1 लाख रुपए मैं रख लेता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसको कहा था तो प्लॉट बिकवा दे, है ना, मैंने इलेक्शन किया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं प्लॉट भी रख लूं और पैसे भी रख लूं। भाई या तो मैं उसको कहता हूं तेरे पैसे ले जा, मैं कह सकता हूं क्योंकि वो उसने अनऑथराइज्ड काम किया था, और मैं अपना प्लॉट रख लूं, या मैं प्लॉट उसको दे दूं और पैसे रख लूं। तो यहां पे मैंने इलेक्शन किया और उसके अनऑथराइज्ड काम को मैंने क्या कर दिया, ऑथराइज कर दिया। तो यहां पे जब उसने काम किया था उस वक्त तो एजेंट नहीं था, लेकिन बाद में वो मेरा एजेंट मान लिया जाएगा। सच टाइप ऑफ एजेंसी इज कॉल्ड एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर हम लास्ट में आ जाते हैं एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। देखिए एक छोटा सा बच्चा है, 18 साल से कम की उम्र है, और कोर्ट उसका कोई गार्जियन अपॉइंट कर देता है। अब बताओ, वो जो गार्जियन है वो वही तो काम कर रहा है जो माँ बाप को करना चाहिए। तो वो एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन उसे कोर्ट ने अपॉइंट किया है अंडर ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। हिंदू लॉ में प्रोविजन है, मुस्लिम मॉडर्न लॉ की बात करें तो उसमें इस तरह की प्रोविजन है, तो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। इसी तरह से आप देखिएगा कि एक्स कह रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी है, वाई कह रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी है। अब वो प्रॉपर्टी किसकी है ये तो बाद की बात है, लेकिन जब तक इसका ऑनर डिसाइड नहीं हो जाता, कोर्ट एक तहसीलदार को, कलेक्टर को, किसी को रिसीवर अपॉइंट कर देता है। अब ये जो रिसीवर है, क्या ये तो नहीं कह सकता ना कि प्रॉपर्टी मेरी है। तो अंडर सिविल प्रोसीजर कोड हम ये चीज पढ़ेंगे कि रिसीवर कैसे अपॉइंट होता है। अब वो रिसीवर किसके लिए काम कर रहा है भाई, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, ऑनर तो वही रहेंगे ना। वो उनमें मतलब जो भी प्रॉपर्टी का ऑनर है उसके लिए वो उस प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं गार्ड कर रहा है, सिक्योर कर रहा है। तो यहां पर वो एक एजेंट की तरह काम करेगा, लेकिन एजेंट अपॉइंट किसने किया है, अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कोर्ट ने किया है। तो ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है। इसी तरह से आप देखिएगा, मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं, तो कंपनी एक्ट के जो बेसिक प्रोविजंस है वहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि वो कंपनी का मैं मालिक नहीं हूं, मैं सिर्फ कंपनी के एक एजेंट की तरह काम कर रहा हूं। इसी तरह से मान लीजिए कि हम सारे मिलके, सारे इन द सेंस नॉट मोर देन 50, हम सारे मिलके जो है वो एक पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं अगर कोई काम कर रहा हूं तो उसका प्रॉफिट आप सबको मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर मेरे काम से लॉस हो जाए तो वो भी भैया सब में बंटेगा। तो इसका मतलब मैं आपके एक एजेंट की तरह काम कर रहा हूं, और आप अगर काम कर रहे हो तो इसका मतलब आप भी एजेंट की फॉर्म में हो। तो यहां पर ये आपके पार्टनरशिप एक्ट से ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनमें एजेंसी की बात हो रही है, ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में हम काउंट कर सकते हैं। आप देख लीजिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट था लॉ ऑफ एजेंसी का। इस पूरे चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक एसेंशियल्स ऑफ एजेंसी, एग्रीमेंट ऑफ एजेंसी, और दूसरा मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। तो अच्छे से इसको समझिएगा, कंपटीशन पे बहुत बार इसमें से क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की जब हम बात करते हैं एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए, तो वहां पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा।
कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि सर एजेंसी की जो कंसेप्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्या वो 182 से ही स्टार्ट होती है? तो बच्चों, मैंने कंसिडरेशन का जब चैप्टर करवाया था तो उसमें ये बात आपको बताई थी कि जो 2D के अंदर लिखा हुआ है, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो जब एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर की बात करते हुए मेरी कोई चीज है, मैं कीमत नहीं बता रहा, कीमत कोई और बता रहा है, तो एक तरह से वो मेरा क्या हो गया, एजेंट हो गया। तो एजेंसी की कंसेप्ट, तो जो डेफिनेशन इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट का, वहीं से ही स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली 2D से। तो वो आप कंसिडरेशन वाला चैप्टर और जो लीगल एक्सप्रेशंस मैंने शुरू में बता रखे हैं उनको एक बार जरूर आप देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूं, और मुझे बड़ी खुशी है, आज मैंने चेक किया कि इन पिछले 20 दिनों में 10,000 से ज्यादा व्यूवर्स मेरे साथ जुड़े हैं। सब्सक्राइबर्स अभी 350 के आसपास पहुंचे हैं, लेकिन आप लोगों का साथ रहा तो यहाँ पे भी हम हाइट्स रीच करेंगे। इसी तरह से आपका और मेरा साथ बना रहे। मैं आर पी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सेठ जी एल बिहाड़ी, एसटी लॉ, पीजी कॉलेज, श्री गंगानगर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।